एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कोटा मेडिकल कॉलेज नवीन अस्पताल के हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर भवन रणवा जी हैं। डॉक्टर भवन रणवा जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस रूप में ये मेडिकल व्यवस्था से जुड़े। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर भवन रणवा जी से। डॉक्टर भवन रणवा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। सर, मैं अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्डियोलॉजी हृदय रोग विभाग का इंचार्ज हूँ। आई एम आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हृदय रोग विभाग मेडिकल कॉलेज कोटा। हमारे पास 3 अस्पताल इस अंडर में आते हैं जहां हम काम कर रहे हैं। MBS हॉस्पिटल नयापुरा एंड न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन 3 अस्पताल में हम हृदय रोग से संबंधित मरीजों का निदान और उपचार में काम कर रहे हैं। मैं सर सीकर का रहने वाला हूँ। सीकर में लोसल एक जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग मोस्टली जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन से हुई है। एक अभी वो PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए हैं। उसमें 6वीं से 12वीं तक मैंने सीनियर तक वहाँ पे पढ़ाई की। 2000 में मैंने सीनियर पास किया। उसके बाद में मैं 1 साल के लिए कोटा मेडिकल प्रिपरेशन के लिए आया। 2001 में मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने SMS मेडिकल कॉलेज से 1 से 7 तक 2001 से 2007 तक MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद में 2008 से लेके 2008 से 11 तक मेडिसिन में MD जनरल मेडिसिन किया SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। और 12 से 15 मैंने DM कार्डियोलॉजी किया, मतलब हृदय रोग में सुपर स्पेशलिटी इन कार्डियक डिवीज़न, वो JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से किया। 15 के समय हमारे जो सर्विस अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैं राजस्थान में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके वाया मेरा इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ। और 2017 से मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, नवंबर 2017 से GMC कोटा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य मेडिकल कॉलेज कोटा ज्वाइन किया। उसके बाद में 21 में प्रमोट होके मैं एसोसिएट प्रोफेसर सह आचार्य बना। और अभी 6 महीने पहले प्रमोशन के बाद में प्रोफेसर आचार्य कार्डियोलॉजी GMC कोटा में मेरी नियुक्ति और पदस्थापन है। डॉक्टर साहब रणवा साहब, हृदय रोग एक वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और WHO के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.25 करोड़ हर वर्ष इससे CVD से मौत हो जाती है। तो है क्या ये हृदय रोग? ऐसे है सर, अगर अपन मोर्टिलिटी स्टैटिस्टिक्स देखें तो 80 ईयर्स से पहले द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ कार्डियक डिजीज़। 70 साल से पहले मृत्यु का मोस्ट कॉमन कारण हृदय रोग डिजीज़ हैं। और उसको 30 to 35% ऑल डेथ्स हैं उनका प्रोपोर्शन कार्डियक डिजीज़ से होता है। मुद्दा उसके बाद में 80 के बाद में ये मेलिग्नेंसी लाइक कैंसर और फॉल्स लाइक ऑर्थोपेडिक इंजरीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी मोस्टली जो यंग लोग हैं, जो प्रोडक्टिव एज के लोग हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, अपनी घर का परिवार का लालन पालन पोषण करना है, वो आपके प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ हैं जिसमें आप काम करते हैं, उसके लोग काफ़ी सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही है। दैट्स वाई इसलिए ये WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंसर्न का विषय है। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि हृदयघात से होने वाली मृत्यु को कैसे कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षण हृदय रोग में क्या हैं जो मतलब मरीज महसूस करते हैं? इस सबसे पहले सर हमारी साइंस में क्या स्टेप्स हैं
स्टेप्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली जो हृदय रोग का मरीज़ है वो एक जो कॉमन कंप्लेंट्स जो करके आएगा, एक यंग हेल्दी आदमी है, व्यक्ति है, वो ये कहेगा कि मैं कुछ समय पहले तक लाइक 5 दिन 7 दिन 10 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था, अच्छे से था। अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। एक मैनिफेस्टेशन ये होगा कि मैं एक अच्छा वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, रोजाना साहब को 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ, अपने ऑफिस बढ़िया काम करता हूँ। अभी 5-10 दिन से ये हो रहा है कि 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ता हूँ या 10 सीढ़ी चढ़ता हूँ या 50-20 सीढ़ी चढ़ते ही क्या है, मेरे को सीने में भर जाता है, मतलब गैस भर जाती है, ऐसा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं गैस भर जाती है या सांस फूलना, ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सीने में दर्द होता है जो पूरी छाती को जकड़ लेता है, दोनों हाथों में जाता है या एक हाथ में भी जा सकता है, मतलब या तो लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ या दाएं हाथ में जाता है। और मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरे को बीच में रुकना पड़ता है, फिर मैं रेस्ट लेता हूँ 2 या 5 मिनट की, मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं वापस अपनी सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, पूरा काम करता हूँ बढ़िया से अपना सारा काम। लेकिन ये नया डेवलपमेंट हुआ, ये एक नई जो क्रिटिकल, ये हम बोल सकते हैं कि खतरनाक पैदा हुई बीमारी का लक्षण है। एक ये इस तरह से प्रेजेंट करता है व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, साहब बिल्कुल हेल्दी था, बढ़िया एकदम फिट एंड फाइन। आज सुबह मैंने गेम खेला, मैं बैडमिंटन खेल के आया, मस्त एकदम खाया वाया, घर पे आके बैठा, नाश्ता कर रहा था। नाश्ते करते करते साहब पसीना आया और इतना जी घबराया, दम घुटा, सोचा मैं मर गया, पूरा पसीने से लथपथ हो गया। ये दूसरी प्रेजेंटेशन है। तीसरी प्रेजेंटेशन क्या होता है कि साहब आराम से चल रहा था, बैठा था, कुछ भी नहीं हुआ, घूमता फिरता जा रहा था, खाना खा के सोया और जगा ही नहीं। ये एक काफ़ी कॉमन प्रेजेंटेशन हो रही है आजकल, और साइलेंट अटैक वो बोलते हैं। चौथी प्रेजेंटेशन क्या है, पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक था सर, कोई चेंजेस नहीं आए, बढ़िया, लाइफ वाज गुड, और एकदम से कुछ समय के लिए मेरे को ऐसा लगा कि आज तो मैं गया काम से और बिल्कुल घबरा गया, तो और उसके बाद मैं ठीक हो गया। आज भी मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत अब एक्टिविटी उस इवेंट के दौरान, उस तकलीफ़ के दौरान मुझे लगा कि मैं गया, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट थोड़ा बहुत भी कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं अपने आप को महसूस नहीं करता। ये 4 कॉमन सी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति एक नई जो हृदय रोग जो उसमें पैदा हो गया उसको लेके हमारे पास आता है। डॉक्टर साहब, जैसे प्राथमिक लक्षण यदि रोगी में नजर आए और वो कुछ घबराहट सी महसूस करने लगे, यानी कि वो शहर से दूर गांव में है, तो इसको कैसे मतलब अपन समझ सकते हैं या उसको प्रथम दृष्टया कैसे लेवल पे ला सकते हैं? सर देखिए, हम क्या है, बेसिकली आपने जो पूछा वो बड़ा अच्छा सवाल है। मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम जैसे मान लीजिए मरीज़ आया, हमने उसको स्टेंट कर दिया, वो ठीक हो गया, और हम काउंट, मान लीजिए मैं कल को काउंट करूँ, हो मैंने 10 स्टेंट लगाए, मैंने 50 स्टेंट लगाए या 50 मरीज़ का ऑपरेशन किया। एक्चुअल में समाज का रियल भला इससे नहीं है। रियल भला कैसे होगा? हम क्यों नहीं ऐसी कोशिश करें कि व्यक्ति को ये समस्याएं कम से कम आए। दूसरा, अगर जहाँ भी आए रिमोट प्लेस में, जैसे आपने पूछा रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज़ है, वहाँ वो व्यक्ति अपनी मदद कैसे कर सकता है, या कोई उसका साथी मित्र है वो उसकी कैसे मदद कर सकता है, इस पे अगर हम फोकस करें तो उसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस अगर होता है तो जो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, हम ये कहते हैं कि ये दिनचर्या लाइफस्टाइल जनित बीमारियां हैं, इनको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है अपने जीवन में बढ़िया लाइफस्टाइल अपना के। अभी आपने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति वो जो अपना के रोका कैसे जा सकता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं सर। अभी आपने ये कहा कि कोई रिमोट एरिया में है, उसको ऐसा लगा, तो वो क्या कर सकता है। एट टाइम्स हमने कहा है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे खेत में है, चाहे दुकान पे है, चाहे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में है, अगर उसको उस दौरान ये सिम्टम लगे, सिम्टम कैसे लगेगा, आराम से बैठा है मनुष्य और बोले घबराहट हुई भयानक सी, पसीना आ गया, और कोई बीमारी नहीं है, सीने में ऐसे लगा। अलग अलग लोग लोकल रीजनल लैंग्वेज से चेंज करते रहते हैं। यहाँ के लोग जो हमें आके बोलते हैं वो ये कहते हैं साहब बैठा बैठा ऐसे लगा कि, कुछ लोग बोल रहे हैं कि छाती में गैस भर गई है, और ऐसे छाती में गैस भरी और जो छाती फट जाएगी, ये इसको आप मान के चलिए हार्ट अटैक का सिम्टम है। इम्पेंडिंग मतलब आने वाला है, उसका सिम्टम है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब बैठे बैठे ऐसे था
एक दर्द शुरू हुआ, ऐसे लगा छाती चिर जाएगी, दोनों हाथ में गया, पीठ में गया और पसीना आया, घबराहट हुई, उल्टी हुई। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं साहब मैं बैठा था आराम से, थोड़ा सा काम करने लगा या क्या हुआ, मेरे को लगा किसी ने मेरा गला दबा दिया है और मैं शायद मर जाऊंगा, ऐसे दम घुटने जैसा। कई लोग क्या कहते हैं, अपनी अपनी जो डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चरल बैकग्राउंड्स, वो ये कहते हैं कि साहब ऐसे लगा कि मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया किसी ने। कोई ड्राइवर है वो ऐसे बोलता है कि मेरे पे किसी ने ट्रक चढ़ा दिया। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ऐसी घबराहट जो पहले नहीं हुई थी, लगा कि जान निकल जाएगी, इसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। उसको लगता है कि शायद मैं गया आज, घबराहट हुई, पसीना आया, उल्टी हुई, जान जी घबराया कि अरे क्या होगा क्या होगा। एंड और अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो आप मान के चलिए माइनर अटैक उस व्यक्ति को आ गया। अगर 15-20 मिनट से बाद में भी वैसे ही सिम्टम चल रहे हैं तो मान के चलिए उसको मेजर अटैक आया है। माइनर में वो 10 से 20 मिनट के दौरान रुक जाते हैं अपने आप। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी व्यक्ति, हम सब ये करें कि भाई आजकल हम सारे लोग वॉलेट में आईडी कार्ड लेके चलते हैं, आईडी और मोबाइल लेके चलते हैं। सभी लोगों को अपनी मोबाइल में, अपने वॉलेट में एक डिस्प्रिन एक दर्द की गोली है, सब जगह उपलब्ध है। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन अलग अलग नाम से आती है, 350, 350, 325, 350 जो भी है इस स्ट्रेंथ में होनी चाहिए, जो हेडेक के लिए भी कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। हर जगह उपलब्ध है, उसको रखनी चाहिए। तो कभी भी इस तरह का सिम्टम लगे, नियर बाई लोगों का पहली जिम्मेदारी है उसको ये डिस्प्रिन खिलाएं। और एक दूसरी दवा है आइसोर्डिल। अगर ISDN नाम से आता है, कई लोग ऐसे चूसने वाली गोली के नाम से फेमस है, सारे लोग जानते हैं। तो उस गोली को उस व्यक्ति को देना है, सब जगह मिल जाती है। और बोलो इसको जीभ के नीचे रख लो और लेट जाओ, मतलब खड़े नहीं रहे। कई बार उससे BP कम होता है तो पेशेंट गिर जाते हैं, इंजरी हो जाती है। तो बोले कि आप जिस भी स्थिति में ये गोली जीभ के नीचे रखो, और 90% केसेज में ये दोनों दवाई मिलके उस व्यक्ति को शांत कर देती है। आप ये आइसोर्डिल जो दवा है उसको 5-5 मिनट के अंतराल पे 3 बार तक ले सकते हैं। लेकिन लेमैन के लिए हम कहते हैं कि आप 3 मिनट तक 3 बार ना लें, क्योंकि उस दौरान हो सकता है BP कम हो जाए और नया प्रॉब्लम आ जाए। तो डिस्प्रिन और आइसोर्डिल ये हमारे पास आईडी कार्ड जैसे लोगों के पास में होनी चाहिए। जो लोग 30-35 साल से ऊपर के हैं, उनको रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है, इस लोगों को ये अपने पास रखनी चाहिए। यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। डिस्प्रिन और आइसोर्डिल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई आज तक हमने नहीं देखी, तो एटलीस्ट ये मारेगी तो नहीं, कुछ तो भला करेगी। डॉक्टर साहब, रनवा साहब, कोरोना के बाद इस तरह के लक्षण ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास जिस तरह मरीज आते हैं, तो आप किस तरह के मरीज, मतलब जो युवा भी हैं, तो किस तरह के लक्षण उनमें सामने आ रहे हैं? बेसिकली सर, कोरोना से पहले जो हम लोगों ने ट्रेंड, अब कोरोना के बाद जो हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, पहले हम 40 से नीचे लोगों को, लाइक 2021 से पहले, एज फार एज आर डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, हम देखते थे कि 40 से नीचे व्यक्तियों को MI होने वाले गिने चुने आते थे। अगर कोई 35 to 40 के बीच में कोई व्यक्ति आता था तो वी यूज टू सरप्राइज, हमें बड़ा आश्चर्य होता था और हम उससे बड़ा डिटेल में पूछते थे कि भाई यार असंभव सा है, आपको इवेंट तो होना ही नहीं चाहिए, कैसे हो गया। और द स्टोरी है चेंज्ड पोस्ट कोरोना। अभी हम 30 से 40 में जिसको अटैक हो रहा है उसको तो पूछ ही नहीं रहे, हम केवल 30 से नीचे वाले को पूछ रहे कि तेरे को कैसे हो गया भाई। तो कोविड के बाद में हमारे हिसाब से इवेंट होने की उम्र 10 साल कम हो गई। मतलब ऑन एन एवरेज 40 के आसपास इवेंट्स होते थे, अब 30 के आसपास हो रहे हैं। सिम्टम मोर और लेस वैसे ही हैं। अब इसमें बड़ा एक लोगों में भी कन्फ्यूज़न है कि शायद कोविड से हुआ कि वैक्सीन से हुआ, और हम उस चीज़ को जनरली वैक्सीन को नहीं मानते। इसकी वजह ये है कि मैं सर आपको बताता हूँ, फर्स्ट कोविड वेव आई तो उस दौरान वैक्सीन नहीं थी। तो उस समय हम ये जानते हैं कि इतने सारे डॉक्टर और पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ शहीद हुए। लेकिन सेकंड वेव आई, सेकंड वेव से पहले हमारे यहाँ वैक्सीन लॉन्च हो गई थी जनवरी में। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, मेडिक्स हैं और पुलिस के लोग हैं, इनको आप वैक्सीनेट करें। मुझे एक भी व्यक्ति, और
ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है जो वैक्सीन लगने के बाद मेडिकल का ख़त्म हो गया, नहीं हुआ। तो ये तो सही है, इस वैक्सीन ने हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ लाइफ, इट हैज़ सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ्स। अब मुद्दा दूसरा आता है कि साहब इससे क्लोटिंग बढ़ रहा है। हम ये सोच रहे हैं, हम ये कहते हैं कि साहब जिंदा रहे जब तो क्लोटिंग होगी, निपट ही जाते ना। सेकंड वेव में इतने सारी कॉमन पॉपुलेशन चली गई, लेकिन मेडिक्स डॉक्टर और नर्सें नहीं गई, क्योंकि वो सारे एक डोज लग चुका, सबके एक डोज लग गया था सेकंड वेव से पहले। सेकंड वेव मार्च अप्रैल में आई थी, हमारे सबको मार्च से पहले वैक्सीन लग गई थी, कोई भी मेडिक का बंदी सही। तो इस वैक्सीन ने बहुत सारी जानें बचाई हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि वैक्सीन डेवलपमेंट में ईयर्स लगते हैं। क्यों लगते हैं ईयर सर? वो हम ये देखते हैं जो कि भाई आज ये वैक्सीन लगाई, उसने बीमारी बचाई, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल उसको देखा जाता है। 10 साल तक वो स्टडी करते हैं और ये कहते हैं 10-15 साल तक भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ये वैक्सीन सेफ है। अगर हम 15 साल वाले ट्रायल्स उस पर गवर्नमेंट ये लगाती तो मनुष्य बचते नहीं प्रयोग करने के लिए। बिल्कुल। तो कोविड जो वैक्सीन है, इसने डेफिनेटली लाखों करोड़ों लाइफ बचाई है। बहुत धर्म का काम था। उन लोगों ने जो साइड इफ़ेक्ट का समय था उसको कम कर दिया, कि उन्होंने वो जो चीज़ 10 साल में हुआ करती थी उसको 1 साल में करके काम चलाए, लाइफ सेव की। बहुत सारी मेडिसिन जो कोविड में यूज़ की गई, लोगों ने अपने नुस्खे भी अपनाए, ये सारी चीज़ें। और एक तो डेफिनेट है कि वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंसेज आए, वो यंग लोगों में आपकी जो क्लोटिंग वो बढ़ गई है। वैक्सीन सोलली हो सकता है केसेस बढ़ाए हों, बट मुख्य जिम्मेदार ये वायरस रहा है जो कि पूरी कम्युनिटी में चला गया, हर व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है। वैक्सीन ने बहुत सारे लोगों को बचा लिए, जो बच गए उन लोगों में ये इन्फेक्शन और जो क्लोटिंग का है रिस्क बढ़ गया है। तो 10 साल अभी तो हमें ये पता है पॉसिबली दिस विल गो। अभी उसका जो कोविड और वायरस का इफेक्ट है ये हो सकता है 2-4 साल में चला जाएगा और वापस ये एज जिस पे अटैक होता है बढ़ जाएगी। फिलहाल 10 साल कम हो गई है अटैक की उम्र, जिसको 40 में होता था अब उसको 30 में हो रहा है। डॉक्टर साहब, कोटा मेडिकल कॉलेज एक विस्तृत रूप में है, यहाँ हृदय रोग से संबंधित क्या सुविधाएं जो हाड़ौती के जनता को मिल सकती है, आप बताएं दर्शकों को। सर, कार्डियोलॉजी से संबंधित समस्त प्रकार की सुविधाएं, समस्त प्रकार की जांचें व ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज कोटा में उपलब्ध हैं, जो कि किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में होते हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली हो चाहे वो SMS जयपुर हो। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वाल्व डिजीज़ और जो जन्मजात बीमारियों के विकार हैं, जैसे दिल में छेद होता है, उनका भी डिवाइस से क्लोजर, मतलब परक्यूटेनियस, बिना चीरा के, और लेमन टर्म में अपन कह सकते हैं कि दूरबीन के ऑपरेशन, उन लोगों के सारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। उसके अलावा एक धड़कन से संबंधित बीमारियां होती हैं हृदय जनित, उन सब का भी, धड़कन से संबंधित बीमारियों का भी दूरबीन से संबंधित उपचार मेडिकल कॉलेज कोटा में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, अनुमानित महीने में कितने रोगी आ जाते होंगे हार्ट के, जो आप देखते हो जिनके लक्षण इस तरह, और क्या उनको सलाह देते हो भाई किस लाइफ स्टाइल से आपको जीना है? जब जहाँ तक हृदय से संबंधित ऑपरेशंस का सवाल है, हम जैसे जो जांचें हैं वो एक डिफरेंट है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मोस्ट कॉमन दिल से संबंधित प्रोसीजर्स हैं। हम लगभग एक महीने में 300 के आसपास एंजियोग्राफी और 150 के आसपास एंजियोप्लास्टी मतलब हर मंथ कर रहे हैं। फिर पेसमेकर और दूसरी चीज़ें दे आर डिफरेंट। और OPD लगभग हम 5 दिन OPD करते हैं। 300 के आसपास मरीज OPD में, गवर्नमेंट में OPD 3 दिन हम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कमरा नंबर 4 मेडिकल कॉलेज में करते हैं, और 2 दिन MBS अस्पताल OPD ब्लॉक मंगल और शुक्र को 2 दिन वहाँ करते हैं। 5 दिन हम OPD करते हैं। कैथ लैब जो ऑपरेशन से संबंधित हॉस्पिटल की सुविधा है वो 24/7 7 दिन उपलब्ध है, रोजाना उसके ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा इको और बाकी सारी TMT वगैरह भी हम लगातार करें। अब आपने पूछा कि साहब मरीज़ को आप क्या कहोगे, तो हमारे पास क्या 2 तरह के व्यक्ति आएंगे। एक व्यक्ति जिसको अटैक हो गया है, अटैक के बाद उसका इलाज हुआ है, या दवाई से इलाज हुआ है, या स्टेंट लगा है,
या कोई और उसने लोकल ट्रीटमेंट लिया है। दूसरा मरीज़ वो है जो यंग है और उसके अनुसार उसको अभी बीमारी नहीं है। तो ये दोनों की जो लाइफ स्टाइल है, ये दोनों हम अलग अलग तरीके से समझानी पड़ेगी। पहले हम उनकी बात करते हैं सर, जिनके अभी ऑपरेशन हो गए, उसके बाद में क्या करना है। तो जो व्यक्ति का एक है डाइट, एक है एक्सरसाइज और तीसरी है लाइफ स्टाइल, लाइक वो और क्या क्या कर सकता है, सोना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऐसा। तो सबसे पहले डाइट के मामले में हम उनको ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ मनुष्य भी जिसको बीमारी भी नहीं है, 40 के बाद में बंगार की सब्ज़ी, पता नहीं है एक लोकल लैंग्वेज है, बंगार लगा के सब्ज़ी खा लेंगे मतलब तरीके आप बोल सकते हैं। 40 के बाद में खाया हुआ तेल हमारे कभी काम में नहीं आता, बेचने वाले के काम में आता है, जिसने बेचा है उसके काम, हमारे कोई काम में नहीं आता। तो 40 के बाद आप सारी सब्जियां खाओ, आनंद लेके खाओ, बट वो तेल मत खाओ। तेल को आप स्वाद के लिए खाओ। घी के लिए हम जनरली, जो दूसरा क्वेश्चन आता है साहब घी खा सकते हैं कि नहीं, हमने कहा भाई आप घी खा सकते हो, लेकिन घी में प्रेफरेबली आपने लूणिया घी बोलते हैं, एक होता है बटर, अलग अलग जगह मक्खन, मतलब जैसे बिलोने से घी निकला आप उसको यूज़ करें। हम इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस है कि ऐसा क्यों है। बेसिकली क्या है, घी और तेल में फैट्स होते हैं, एक होता है अनसेचुरेटेड फैट्स, एक है पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, मोनो, डाई सेचुरेटेड एंड पॉली सेचुरेटेड फैट्स। इन सब में सबसे डेंजरस जो चीज़ है वो है ट्रांस फैट्स। वो आजकल तो सब जगह फसाई के लिखने में भी आ गए ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स क्या है? ट्रांस फैट ये है कि कोई भी फैट को अगर आप उबालेंगे तो जितनी देर उबालते जाएंगे तो उसके जो फैट की जो चेन्स हैं, मोलिकुलर चेन्स हैं, उनमें क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाते हैं। वो क्रॉस लिंक से वो ट्रांस फैट बन जाता है। ट्रांस फैट की खास टेंडेंसी है कि वो जाके आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है। चाहे वो ब्रेन की हुई तो आपको स्ट्रोक हो गया, मतलब लकवा हो गया, चाहे वो दिल की हुई तो आपको अटैक आ गया, पैर की हुई तो पैर चला गया, ऐसा है। तो हमें अपने जीवन में एक ही फंडा है, ट्रांस फैट्स कम करने। पहला तो ट्रांस फैट्स कम करने, दूसरा शुगर कम करना। ये दो चीज़ अगर हम कंट्रोल करते हैं, एंड थर्ड इज़ एक्सेस सॉल्ट। सॉल्ट रूटीन तो ठीक है, एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ को, ट्रांस फैट्स क्या होता है, किसी भी फैट को, चाहे आप तेल को, चाहे आप किसी भी XYZ कंपनी का, XYZ पौधे का तेल, उसको उबालते जाएंगे वो ट्रांस फैट बनाएगा। तो अपने को क्या करना है, उसको उबालना नहीं है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि आप रोटी चौपड़ के खाओ, लेकिन आप लूणिया घी से खाओ। अब लूणिया घी में ट्रांस फैट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उबला ही नहीं है, एक ही बार उबला है। दूध को एक बार उबाला अपन ने। कई जगह क्या होता है सर, वो केवल दूध को बिना उबाले ही उसको बिलोने में करके फैट निकाल लेते, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में आपने एक बार उबाला दूध, फिर वो उसको दूध मलाई निकल गई, उबाला तो मलाई निकल गई, बचे हुए दूध को आपने जमा दिया तो उसका फैट पहले चला गया। वो एक बार उबाला तो फैट तो अपने मलाई उतार के फिर उसका दही जमाया, दही से आपने बिलोना किया, बिलोने से जो घी निकला वो बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति संसार में कितने भी, चाहे उसको बीमारी हो, चाहे आप 50 स्टेंट लग गए हो, लूणिया घी से रोटी चुपड़ के खाओ, कुछ नुकसान नहीं हो। आपको बॉयल नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बाजार में कचौरी खाने, कचौरी वाला जब तक वो तेल ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक उसमें उबालता रहेगा। कितनी बार वो तेल यूज हो रहा है गॉड नो, भगवान जानते हैं, केवल हम नहीं जानते। तो आप जो वो एक भी कचौरी खा रहे हो, इसके मान लो कि 1 किलो घी जितना आप जहर खा के आए हो। तो अपने को क्या है, उसको उबालना नहीं, तेल को उबाल। इसीलिए हम कहते हैं, जैसे आपको कैसे हुआ ये कहाँ से कंसेप्ट आया। कॉकेशियंस लोग होते हैं जिनको क्या होता है, कम बीमारियाँ होती हैं। मेडिटेरेनियन एक एरिया है, मेडिटेरेनियन जो समुद्र है उसके पास कह रहे, वहाँ लोग क्या करते हैं, खाना पकाया, वो खाना बिना ऑयल पकाते हैं, उबाल लिया ऐसा, उसके बाद में ओलिव ऑयल ऊपर से डाल देते हैं स्वाद के लिए। पहले लोगों ने सोचा ओलिव ऑयल बहुत अच्छा होता होगा शायद, इसलिए बड़ा कंसेप्ट है बाजार में, ओलिव ले लूँ मैं। अब हम उनको मना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ओलिव ऑयल से ज़्यादा गुण इस चीज़ में था कि उसको उसमें फ्राई नहीं करते थे, वो ऊपर से डालते थे। तो कंसेप्ट इज़ दिस कि अपने को जो भी आप फैट यूज़, आप सरसों लो जो आपको अच्छा लगे, कच्ची घानी का जो भी आसपास का तेल बने। कच्ची घानी का क्यों करें, क्योंकि उसको रिफाइन नहीं किया है। रिफाइन कैसे करोगे, उबाल के रिफाइन करोगे, तो रिफाइन नहीं किया। तो अपने को अनरिफाइंड ऑयल चाहिए, किसी का भी हो आपके पास में। वे बेग तो बहुत पहले क्या था सर, वो अलसी और तिल्ली, ये तेल तो गरीबों का तेल माना जाता था, लोग खाते नहीं थे। अब कह रहे अलसी खाएंगे,
तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपन उसको फ्राई नहीं करें। फ्राई इज़ बैड। आपको घी खाना है, आप रोटी पे लगा के खाओ, बहुत अच्छा है। बटर है वो खाओ, बटर नहीं है लूनिया घी खाओ, लूनिया घी नहीं है घी लगा के खाओ, लेकिन उस घी में उसको तलो मत। और अगर तलते हैं, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है भाई अपने पूड़ी बनानी तो तले बिना बनेगी नहीं, तो आप उसको सिंगल यूज़ ऑयल रखें जहाँ तक संभव। और सिंगल यूज़ ऑयल कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में संभव नहीं है, उनको तो उसको बार बार ऑयल का। तो घरेलू सेटअप में आपको कि आज तो मेरे जच रही है, मचमची हो रही है, मैं तो आज तो पूड़ियाँ खाऊंगा, तो घर पे पूड़ी बनाओ, फ्रेश तेल की बनाओ और खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर जो पोस्ट जिनको अटैक आ गया उनके लिए हम कह रहे हैं मेडिसिन लगातार लेना है, अपनी शुगर का, बीपी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों यही चीज़ें। और एक वो खून पतला करनी, गोली डॉक्टर साहब ने आपके रेस्पेक्ट में बताया होगा, वो लेनी है। दूसरी क्लास आती है जो बीमार नहीं है, जैसे अपीरेंटली हेल्दी लोग हैं, वो कहे हम क्या करें, तो उसके लिए अच्छा तीसरा एक सर एक्सरसाइज का ये है। एक्सरसाइज के लिए हम 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें डिपेंड ये करता है कि जिसको बीमारी होगी कि उनको कितनी नस में ब्लॉकेज थे, कितने नस को खोल दिया है। मान लीजिए एक व्यक्ति का एक ही नस में ब्लॉकेज था, उसको खोल दिया गया है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये पूछते हैं कि उसके हार्ट का फंक्शन कितना है, पंप फंक्शन कितना है, जो इको में पता चलता है। तो किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए अटैक आया, उसका दिल का फंक्शन 50% या उससे ऊपर है और एक ही नस में ब्लॉकेज था, उसको स्टेंट कर दिया गया, वो इस दुनिया में उपलब्ध सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, वो हिमालय भी चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2 ही चीज़ है, एक तो ब्लॉकेज जो बचा हुआ ब्लॉकेज, और दूसरा दिल का पंप फंक्शन, ये सही है तो आप सारे काम करो। दूसरी क्लास क्या आती है, जिसको न 40 से 50 के बीच का दिल का फंक्शंस हैं और नस खोल दिया गया, उनको हम कहते हैं आप मॉडरेट एक्टिविटी कर लो। मॉडरेट एक्टिविटी का मतलब ब्रिस्क वॉक, हल्की जॉगिंग, 5 से 10 किलो वजन लेके चलना, सीढ़ी चढ़ना, और अपना सारा बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, फुटबॉल को छोड़ के वो सारा गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। ये जो इंटेंस फुटबॉल और टेनिस, सिंगल्स टेनिस और फुटबॉल हाईएस्ट एक्टिविटी माना जाता है, उसको छोड़ के आप सब खेलो। 40 से नीचे वालों को केवल मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉक इज ओके। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो कपल्स वाला बैडमिंटन जिसमें दोनों तरफ होते हैं, और वॉक वगैरह, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारा योग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जो लोग बीमार नहीं है उसको हम इसी में कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो बीमार नहीं है उनको हम ये कहते हैं कि आपको जो फिजिकल एक्टिविटी एज अप्रोप्रिएट है वो करते जाओ। अब वो कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सा फार्मूला है, 220 माइनस एज। हर व्यक्ति अपना 220 माइनस एज निकाल ले, उस जो आई, जैसे मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसको 220 माइनस 40 करेंगे तो उसकी एज 180 बच गया अपने पास। 180 का 85%, 85% अराउंड 160 करता है। तो ये व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी करें, चाहे आप खेलो, चाहे आप दौड़ो, चाहे आप नाचो, चाहे आप गाओ, चाहे आप जिम करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, आपको आपकी रेट ऐसा एक्सरसाइज करना है एक हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रोजाना। उस जिस समय इस व्यक्ति की धड़कन 140-150 के आसपास रहे, 2 दिन छुट्टी मनाओ, 5 दिन एक्सरसाइज। ये इसको कहते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो आपको 120 में से उसका घटाना है, अपनी उम्र घटानी है, फिर उसका 75% निकालना है। मेरे को ये एक्टिविटी हर व्यक्ति अपने आप डिसाइड कर सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि साहब मैं दौड़ सकता हूँ कि मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। हम ये कहते हैं आपको अपनी एक्टिविटी, सबके पास आजकल वॉच होती है, वो देख सकते हैं, बस इस एज में इस ड्यूरेशन में अपनी एक्टिविटी रहनी चाहिए। 7 में से 5 दिन करनी है, 30 मिनट एक दिन में करनी है। अगर आप हाई इंटेंसिटी करते हैं तो 3 दिन ही करो, बाकी 4 दिन रिलैक्स करो ताकि बॉडी को रिकवरी का मौका मिले। ये उनके एक्टिविटी शेड्यूल है सर। डॉक्टर साहब, मेडिकल कॉलेज में जब से ये कार्डियोलॉजी का विभाग में ये बढ़ा है तो गरीबों को काफ़ी सस्ता इलाज मिल रहा है, क्या मानना है आपका? जैसे मान लो बाहर कराता है तो लाखों रुपए उसका खर्च हो जाता है, यहाँ सीमित मतलब रकम में उसका इलाज हो जाता है, आपका क्या मानना है? नहीं सर, आपका सवाल थोड़ा सा गलत है। हमारे यहाँ सस्ता नहीं, पूर्णतया निःशुल्क होता है। अच्छा। सारे ऑपरेशन
हृदय रोग से संबंधित राजस्थान का निवासी के 1 भी रुपया नहीं लगेगा, चाहे उसको किसी भी किस्म की मशीन लगनी हो, चाहे उसका एंजियोप्लास्टी होनी हो, चाहे वो एंजियो, ये अभी हुआ है कुछ समय से, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। पहले बड़ी कुछ लोगों का फ्री होता था, जिनका फ्री नहीं होता था उनको स्टैंड में 50-60 हज़ार रुपये देने पड़े। अभी राजस्थान का निवासी गवर्नमेंट के रूल्स के और स्कीम्स के अंतर्गत पूर्ण रूप से फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। अगर हम दूसरे प्राइवेट सेटअप से कंपेयर करें तो मान लीजिए एंजियोप्लास्टी होने ने एक एवरेज लाख रुपए के आसपास खर्चा है, प्राइवेट में पेसमेकर का 2 लाख का है, उससे आगे भी डिवाइस आती हैं जो 2.5-3 लाख 5 लाख तक का खर्चा होता है। बट राजस्थान का निवासी, यहाँ की आईडी, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सरकार के किसी भी अस्पताल के अंतर्गत निःशुल्क इलाज उनका होता है। डॉक्टर साहब, आपके विभाग से संबंधित क्या उपकरण आपको और आवश्यकता है ताकि हाड़ौती के लोगों को सब तरह का उपचार मिल सके? अभी हमारी सर जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो हमें लग रहा है कि ये एक है, एक्चुअल में हमारे पास कैथ लैब एक ही है। तो एक कैथ लैब में हम पूरे दिन में काम करके मान लीजिए 7-8 एंजियोप्लास्टी आसपास कर पाते हैं। तो कई अलग अलग तरह के जो अलग किस्म के कार्डियक डिजीज़ के प्रोसीजर्स हैं, उनको हमें स्पेस नहीं दे पाते, या फिर उनको डिले करना पड़ता है, उसकी पेंडेंसी होती है, उसको डेट्स देना पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश है, हमने मिले भी हैं अधिकारी, उच्च अधिकारियों से, जनप्रतिनिधि महोदय से भी मिले हैं, कि एक लेब और होनी चाहिए यहाँ पे। राजस्थान में जो बड़े मेडिकल कॉलेज 5 थे, उन 5 में से कोटा ही एकमात्र ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ एक ही कैथ लैब है, बाकी सब जगह 2-2 हैं। तो 2 कैथ लैब में हो तो मैन पावर हमारी है कि हम समस्त प्रकार के प्रोसीजर डेली कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें उनको पेंडेंसी में डाल के कोई एक खाली दिन करना पड़ता है। नॉन इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी को तो करना ही है, जो नॉन इमरजेंसी है उन लोगों को कहते हैं हम आपको टाइम देंगे या हम आपको डेट देंगे, आप आना, ऐसा करना पड़ता है। 2 लैब होंगी तो हम इसको रेगुलर बेसिस। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगता है मेडिकल कॉलेज को हृदय रोग से संबंधित चाहिए, क्योंकि ये कोटा संभाग में 4 जिले लगते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और आपको पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इसी एरिया की है। पूर्वी राजस्थान में ये एरिया में सबसे ज़्यादा, मतलब पर मीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऑब्वियसली डिजीज़ भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, मरीज भी ज़्यादा है, जबकि लेब एक ही है। और गवर्नमेंट सेटअप में 4 जिले में और कोई इतना नज़दीक में उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर एक कैथ लैब और लगे तो लोगों का शायद, मुझे लगता है, बहुत अच्छा काम हो सकता है, और हम उनको प्रॉम्प्ट सर्विसेज दे सकते हैं कि आज आया आज ही काम हो गया, आज आया आज ही काम। इससे उसका भी फ़ायदा है और सिस्टम पे बर्डन भी कम रहता है। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न और आपसे जानना चाहूँगा कि आम आदमी ये जानना चाहता है कि जो स्टेंट लगता है, मतलब वह उसकी मतलब कितने प्रतिशत उसका ब्लॉकेज है, उस पर लगना अनिवार्य है। कईयों के मन में ऐसी धारणा होती है जैसे प्राइवेट सेक्शन में चला जाता है, वो नहीं, वहाँ तो जाते ही ये चीज़ बोल दी। तो इसको थोड़ा सा आप समझाएं मतलब दर्शकों को कि वास्तव में स्टेंट जो है वो किस अवस्था में लगता है। हाँ, जनरली क्या है सर, 70% या उससे ज़्यादा ब्लॉकेज पे ही स्टेंट एडवाइस किया जाता है। एक्चुअल में ये बड़ा एक डिलेमा भी है, और कई बार लोग कहते हैं कि हमारे कम था और स्टेंट लगा दिया, या एंजियोग्राफी का मतलब ही स्टेंट लगेगा, ये भी एक कॉमन सी धारणा है, या प्राइवेट में ज़्यादा स्टेंट लगा देंगे। हम उस डिटेल में नहीं जाके कुछ चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। जब तक मनुष्य के शरीर में 70% या उससे नीचे का ब्लॉकेज है, तब तक उसका जो खून की नली, जो वेसल है, वो सर्कुलर होता है, उसमें इतना खून की सप्लाई कर सकती है कि दौड़ना, भागना, रूटीन एक्टिविटीज़ वो आराम से मनुष्य कर सकता है जी। उसकी जो रूटीन लाइफ स्टाइल है उसमें, इवन हमने आपको कहा गेम खेलना, दौड़ना, भागना, इसमें भी उस व्यक्ति को, स्विमिंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 70% से नीचे का ब्लॉकेज, चूँकि मनुष्य की एक मॉडरेट एक्टिविटीज़ हैं, उनको कोई प्रभावित, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में ही प्रभावित करेगा। जैसे हमने आपसे कहा कि उसकी 85% जो टारगेट हार्ट रेट है, उससे ज़्यादा
70% से नीचे का ब्लॉकेज उस रेट पे भी मनुष्य को कोई दिल पे हार्म नहीं करता। तो 70 यहाँ से कंसेप्ट है कि 70% ब्लॉकेज या उससे नीचे में ही स्टेंट नहीं करना। दूसरा है कि 70 to 90 इज़ ए थिंग। 70 to 90 का स्टेंट में ऐसा है कि मनुष्य जो बिना फिजिकल एक्टिविटी के बिना ठीक रहेगा, वो दौड़ना भागना इन चीज़ों में गेम में दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे आप आए ऑफिस में बैठे अपना काम किया, टीचर हैं हम, जैसे डॉक्टर्स हैं ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क जो बाबूस और ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, 90% तक आराम से कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो मनुष्य को रेस्ट पे ही पेन होने लग जाएगा। मतलब आप व्यक्ति ये कहेगा कि साहब मैं बैठा रहता हूँ बढ़िया एकदम आराम से काम, लेकिन मैं बाथरूम तक जाता हूँ, जब तक सीने में दर्द हो जाता है मेरे को बैठना पड़ता है, फिर मैं आगे जाता हूँ। तो ये हमें पहले से ही पता है कि भाई इसको 90% से, इस व्यक्ति को 90% ज़्यादा ब्लॉक है। 90% से ऊपर ब्लॉकेज को तो इमीडिएटली स्टेंटिंग के लिए हम कहते हैं। इमीडिएटली स्टेंटिंग के लिए इसलिए कहते हैं साहब क्योंकि अगर ये 90 से आगे बढ़ा तो वो वेसल बंद हो सकती है। अगर वो बंद हुई तो वो किसी भी रूप में सामने आ सकती है, जैसे बैठे बैठे जो आप साइलेंट करें ख़त्म हो गया आदमी। तो अगर आपको 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो इमीडिएट स्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन आता है 70 to 90। 70 to 90 के बीच में एडवाइसेबल तो है, क्योंकि हमारा इंटेंट ये है कि व्यक्ति, ये ज़रूरी थोड़ा है आप 40 साल का व्यक्ति है आप कहोगे कि भैया ये ब्लॉकेज लेके बैठा रहे, लेकिन कुछ भी सीढ़ी मत चढ़ना, काम भी मत करना और केवल घर पे बैठा रहना, तो ये उसको कह नहीं सकते। तो उसका फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस बढ़ाने के लिए इसको करना चाहिए। इमीडिएट नहीं है, दे कैन हैव ए डिस्कशन एंड टेक ए चांस। अभी क्या कई बार तीसरा किस्म के लोग आएंगे सर कि आपको कहेंगे कि नहीं वो फलाना डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि स्टेंट लगा दो, बाईपास करा लो, मैंने कुछ नहीं कराया, मैं बहुत अच्छा दौड़ रहा हूँ 4 साल से, मेरा कुछ नहीं हो रहा। यू विल सी दिस काइंड ऑफ केसेज ऑल्सो। तो उसमें इसकी वजह ये है कि सब जो नस है ना, जो खून की नस है, उसमें ब्लॉकेज एक तो होता है क्लोट से बना हुआ ब्लॉकेज, एक होता है कि उसमें क्लोट मतलब खून का थक्का। दूसरा क्या होता है, उस क्लोट के साथ में उसमें अपन कह सकते हैं फाइब्रस कैप हो जाता है, कैल्शियम हो सकता है, मतलब चूना हो गया और मजबूत ब्लॉकेज हो गया, जिसमें क्या है वो, जैसे वो सीधा सा है सर, अपन ने घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए आरसीसी यूज़ किया, तो आरसीसी में अगर आप केवल सीमेंट की है, आपने सीमेंट का लुगदा रख दिया, तो उसको वॉश करना जब तक वो सूखे नहीं बड़ा आसान है। लेकिन उस सीमेंट का लुगदा रखा, उसके साथ में कंक्रीट भी पड़ी है और अपन ने लोहे के सरिये भी घुसा दिए, तो उसको फिर तोड़ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लोग इसी तरह से कि क्लोट एक तरह से एक अभी जो सीमेंट का घोल है जो बना के आपने रख दिया है बॉल जैसा, इतना कोमल होता है। और वो जो दूसरी चीज़ें जो हार्ड ब्लॉक्स बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसको सीमेंट के साथ में आपने लोहा भी मिला दिया और बजरी वजरी मिला के एकदम इसको मजबूत करा। तो ये बजरी और सीमेंट और लोहे वाले ब्लॉकेज होंगे, ये हमारी दवाई से कम नहीं होंगे, ये वैसा ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो केवल ये सीमेंट का जो कोमल सा जो चीज़ है उसको उठाने की है। उसमें क्या है, कोमल में क्या है, मतलब सॉफ्ट चीज़ों में क्या है, कोलेस्ट्रॉल है या खून का थक्का है। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो कोलेस्ट्रॉल और खून का थक्का को कम कर सकती हैं। अगर आपका ब्लॉकेज, किसी व्यक्ति का ब्लॉकेज इससे बना हुआ है तो इस दवाइयों से कम हो जाएगा। और वो बाद में कहेगा कि मेरे तो बाद में एंजियोग्राफी कराई और वो बिल्कुल नॉर्मल आया, वो पुराना डॉक्टर बदमाश था, उसने जुटाई मेरे को। तो डॉक्टर गलत नहीं है, हर चीज़ का आजकल एविडेंस होता है, सब वीडियो है, सब कुछ है। और जो व्यक्ति, अच्छा दूसरा जिसका हार्ड ब्लॉकेज है, जैसे मैंने कहा उसमें फाइब्रस कैप है या कैल्शियम है, उस व्यक्ति को ये ब्लॉकेज कम तो नहीं होगा, लेकिन अब वो आगे कैसे बढ़ेगा, नया क्लोट बन जाए उस पर या नया उस पर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, तो हमारी गोली उसको आगे बढ़ाने से रोक सकती है हम। लेकिन जब आप ये कोई भी व्यक्ति ये पूछेगा कि साहब आगे बढ़ेगा तो नहीं, कोई रिस्क तो नहीं है ना, तो एक ही सवाल, सीधा सा आंसर यही है, भगवान राम जानते हैं। साइंस ने हमें इतना बताया है कि भाई इसको या ये कर सकते हैं हम, अब जिसका बढ़ाना है उसको भगवान राम बढ़ाएंगे और जिसका ख़राब करना है वो करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। आपको चुनना है ये कौन सा इलाज आपको चाहिए। आप कहोगे इसको अभी खोलो तो हम खोल देंगे, आप कहोगे गोली पे देखूंगा, रीट्राई करूंगा, वापस ट्राई करिए। ये थे हमारे सब हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण रणवा जी। इनसे हमने हृदय रोग से संबंधित जानकारियाँ और उपचार जाने। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत थैंक यू सर।